हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है गौरव शर्मा और एमपीजी के डिस्कशन की जो क्लास चल रही है, इन क्लासेस में हम लोग एक लेक्चर को कवर कर चुके हैं। पहला जो लेक्चर था बहुत बेसिक लेक्चर था, जिसमें हमने जर्नल इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। आज हम लोग जर्नल इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे। ऐसी कुछ बारीक बारीक चीज़ें जो हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन याद नहीं रख पाते हैं लंबे समय तक, उनको याद रखने की कोशिश करेंगे। इन क्लासेस की इम्पोर्टेंस की हम लोग बात करते हैं तो एमपीपीएससी मेंस प्रीलिम्स इन दोनों में तो आपको काम आने वाली हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के जो भी पेपर होते हैं वो सारे पेपरों में आपको क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। और देखिए, लास्ट क्लास हमारी जो हुई थी, इस लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, एक बार हम लोग क्या करते हैं, इस लास्ट क्लास को रिवाइज करते हैं ताकि आज की क्लास से हमारी क्या हो जाए, कनेक्टिविटी हो जाए। हमने यहाँ पर सबसे पहले लोकेशन के बारे में बात की थी, और जब भी लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की लोकेशन आपके पास क्या है, ये है 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट के आसपास, और 74 डिग्री 9 मिनट की हम लोग बात करते हैं। यहाँ से लेकर जो 82 डिग्री 48 मिनट, ये आपके पास है अक्षांशीय स्थिति। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। ये लोकेशन मैंने आपको पढ़ाया था, ये स्थिति हम लोगों ने यहाँ पर जानी थी। लोकेशन के अलावा हम लोगों ने इसका एक्सटेंशन के बारे में बात की थी कि हमारा जो एमपी है ये कहाँ पर विस्तारित है। आप सबको पता है नॉर्थ और ईस्ट हमारा जो हेमिस्फीयर है यहाँ आपको देखने को मिलेगा। हमने इसके पड़ोसी राज्यों के बारे में बात की थी, और हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वो इस तरीके से हैं। उत्तर प्रदेश को मैंने आपको पढ़ाया था उत्तर में, दक्षिण में हमने यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में बात की थी, पूर्व की हम लोग बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोगों ने बात की थी, पश्चिम में हमारा कौन आता है, गुजरात आता है, और यहाँ पर आपके पास कौन आता है, राजस्थान आता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी, और इसके साथ में हमने एरिया के बारे में बात की थी। मध्य प्रदेश का एरिया क्या है, तो आप सबको पता है 308245, ये मैंने आपको डेटा पढ़ाया था एरिया का, जो कि बेसिकली हम लोग कितना मानते हैं, 308 और 252 के तौर पर पहले जाना जाता था। यहाँ पर 7 किलोमीटर का डिस्प्यूट है एमपी और सीजी के बीच में, और ये जो डिस्प्यूट है ये आपके पास करार घाटी के नाम से जाना जाता था। ये करार घाटी अब आपके पास कहाँ पर चली गई है, ये छत्तीसगढ़ को हम लोगों ने दे दी है। इस तरीके से सामान्य परिचय मैंने आपको बताया था, और इस सामान्य परिचय को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज की आपके पास जो कहानी है ये हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की क्या इंपॉर्टेंस है। कर्क रेखा ये आपका एमपी है, और इस एमपी का मैं आपके सामने बना देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से इसको क्या कर पाएँ, समझ पाएँ। और यहाँ आपके पास इस तरीके से क्या होती है, कर्क रेखा निकलती है, मान लीजिए, ठीक है। कर्क रेखा 14 जिले। पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के जो 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, मध्य प्रदेश के जो 14 जिले हैं, ये कर्क रेखा पर अवस्थित हैं। पूछा जाता है भारत के कितने राज्य, तो भारत के 8 राज्य। भारत के कितने राज्य, 8 राज्य। मध्य प्रदेश के कितने जिले, 14 जिले। कर्क रेखा मध्य प्रदेश का जो क्लाइमेट है, इस क्लाइमेट को फिक्स करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है ये ट्रॉपिकल है, और ट्रॉपिकल होने के पीछे कारण आपके पास क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि इक्वेटर से जब हम लोग ऊपर जाते हैं 23.5 डिग्री, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। और यहाँ आपके पास इस वाली जगह पर जब भी हम लोग बात करते हैं 21 जून को सूर्य आपके पास क्या रहता है, लंबवत रहता है। और ये जो लोकेशन है ये कहाँ पर है, आपके पास उज्जैन। उज्जैन में आपके पास एक जगह है मंगलनाथ, और इस मंगलनाथ को सेंटर ऑफ द अर्थ बोला जाता है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु बोला जाता है, और ये अपने केंद्र से ही क्या रहता है, लंबवत रहता है। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा एमपी के क्लाइमेट को फिक्स करती है,
और हमारा जो क्लाइमेट है ये ट्रॉपिकल, और इसके साथ में एक शब्द और लगा रहता है क्या, मानसून। मानसून कैसे होता है वो भी आपको बताऊंगा। अब आगे आपको याद क्या रखना है, देखिए कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीच से गुजरती है, ये तो आपको दिखाई दे रहा है, मिडिल से ये गुजरती है। यहाँ पर कुछ क्षेत्र आपको दिखाई देंगे, जैसे ये आपके पास एक विंध्यन रेंज है, अगर मैं इसकी बात करूँ मालवा का पठार, विंध्यन रेंज, और यहाँ पर आपको दिखाई देता है बघेलखंड, यहाँ पर आपको दिखाई देता है क्या, बघेलखंड। तो देखिए जब भी हम लोग विंध्यन रेंज की बात करते हैं तो विंध्यन रेंज को भी ये दो भागों में बांटती है, याद रखिएगा, विंध्यन रेंज को भी दो भागों में बांटती है। और आपके पास जो बघेलखंड का पठार है, इस बघेलखंड के पठार को भी ये दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में क्या करती है, डिवाइड करती है। लेकिन एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा भौतिक पार्ट है, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा फिजिकल पार्ट है जिसको कर्क रेखा दो बराबर भागों में बांटती है, बघेलखंड आपको बताना है। इसको ये सेपरेट दो 50-50% एरिया में डिवाइड कर देती है, ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया, मतलब इसको दो बराबर बराबर भागों में नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है कर्क रेखा, याद रखिएगा। कर्क रेखा की इंपॉर्टेंस हमारे मानसून में तो क्लाइमेट में तो है ही। ये दो बातें आपको कर्क रेखा के बारे में याद रखनी है, पूछी जा सकती हैं हमारे एग्जाम में, एमपीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अब अगर हम लोगों ने यहाँ पर कर्क रेखा के बारे में बात कर ली है, तो कर्क रेखा के साथ में एक लाइन और आपके पास गुजरती है, और इस लाइन को आप लोग जानते हैं देशांतर रेखा के नाम से, या आप इसको जानते हैं आईएसटी के नाम से। पूछा जा सकता है आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब भारत की जो समय रेखा है, ये समय रेखा मध्य प्रदेश में कहाँ से गुजरती है। तो याद कीजिए, हमने 82 एंड 48 की हम लोग बात करते हैं, 82 डिग्री 48 में पड़ा था मध्य प्रदेश की लास्ट लोकेशन, और आईएसटी हमारे पास क्या है, 82.5 डिग्री है। 82 एंड हाफ आपके पास जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, इसे हम लोग कैसे जानते हैं, आईएसटी के नाम से जानते हैं। ये आपका सिंगरौली जो हमारा जिला है ना, कौन सा, सिंगरौली, ये सिंगरौली जिले से क्या होती है, गुजरती है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या मध्य प्रदेश से प्रधान समय रेखा गुजरती है क्या, हाँ बिल्कुल गुजरती है। मध्य प्रदेश के कौन से जिले से गुजरती है, तो सिंगरौली जिले से गुजरती है। ये आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का जो लोकल टाइम है, ये लोकल टाइम कहाँ से डिसाइड होता है, तो एमपी का जो लोकल टाइम है ये डिसाइड होता है जबलपुर। जबलपुर का आपके पास जो रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन के आधार पर हमारे एमपी का लोकल टाइम क्या होता है, डिसाइड किया जाता है। देखिए हमने दो चीज़ें यहाँ पर जानी, एक तो हमने समझने की कोशिश की कि कर्क रेखा की क्या इंपॉर्टेंस है मध्य प्रदेश के लिए। 14 जिलों से गुजरती है, 14 जिलों से गुजरने के कारण हमारे मध्य प्रदेश का तापमान अधिक हो जाता है गर्मी के समय में, और अधिक तापमान के कारण ही यहाँ पर रेनफॉल अच्छी आ पाती है, क्योंकि लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है मई और जून के महीने में। इसी कारण इस रीजन में आपको क्या रहेगा, रेनफॉल देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये 14 जिले याद रखना। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे नियरेस्ट कौन सा जिला है, तो आपको याद रखना है उज्जैन। अगर आपको उज्जैन नहीं मिलता है तो आप लोग याद रखेंगे क्या, राजगढ़। ये दो ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जो बहुत नियरेस्ट हैं किसके, आपके पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और छोटी छोटी बातें मध्य प्रदेश के जर्नल इंट्रोडक्शन में। देखिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपका जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में जिलों की क्या कहानी है, मतलब प्रशासनिक विभाजन आपसे पूछा जा सकता है। ये भी जर्नल इंट्रोडक्शन में आता है। जब भी हम लोग प्रशासनिक विभाजन की बात करते हैं, जब भी हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात करते हैं, तो आपका ये जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में हमें 10 संभाग देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलेंगे, 10 संभाग देखने को मिलेंगे। और ऐसी उम्मीद मैं आपसे करूंगा कि आप इस लेक्चर के बाद जो भी आपके पास संभाग हैं, इन संभागों के जिले आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। जैसे अगर आपसे कोई कहता है जो ग्वालियर संभाग है, इस ग्वालियर संभाग के जिलों को आपको बताना है।
तो आप लिख दीजिएगा इस तरीके से कि ग्वालियर हमारा यहाँ पर आता है, ग्वालियर के अलावा इसमें आपका गुना आएगा, गुना के अलावा इसमें आपका अशोकनगर आता है, इसमें दतिया आपको दिखाई देगा और शिवपुरी इसमें आपको दिखाई देगा। इस तरीके से ये जिलों की संख्या आपको याद रखनी है। तो लगभग जो 10 संभाग हैं, इन 10 संभागों के सभी जिलों की संख्या आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें जिलों के बारे में, सबसे नया जिला कौन सा बना है, तो नया जिला बना है हमारा कौन सा, निवाड़ी। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, निवाड़ी हमारा क्या है, सबसे नया जिला है। और जब से नया जिला बना है ना, कुछ फैक्टों के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। वो फैक्ट क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। एक सवाल हमेशा आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का जो आपका मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में जिले, सबसे बड़ा जिला आपसे पूछा जाएगा, सबसे बड़ा जिला आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल में। तो आप लोग बता देते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला हमारा कौन है, छिंदवाड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में, तो बड़ी समस्या हमारे सामने आ जाती है। देखिए ये तो बड़ा है, और आपसे अगर पूछा जाता है क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, बच्चे याद रखिएगा, अभी भी आपको दतिया लगाना है, अभी आपको क्या लगाना है, दतिया लगाना है। क्यों? क्योंकि ये 2011 का जो सेंसस है, उस 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग डेटा है। अगर आपसे पूछा जाता है जिलों के बारे में, पॉपुलेशन, इस पॉपुलेशन में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो जनसंख्या में आपको लगाना है इंदौर, बड़ा जिला, और छोटा जिला आपको लगाना है क्या, हरदा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इंदौर और हरदा हमें क्या रखने हैं, याद रखने हैं। देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा लगाना है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला दतिया हमें बताना है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला इंदौर बताना है, जनसंख्या में सबसे छोटा जिला आपको क्या बताना है, हरदा बताना है, याद रखिएगा। अगर एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछता है कि रिसेंटली जो नया जिला बना है वो सबसे छोटा कौन सा है, तब आप लोग क्या बताएंगे, तब आपको निवाड़ी यहाँ पर बताना है। कुछ चीज़ें और आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे मान लीजिए जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्लाइमेट एमपी का क्या है। तो क्लाइमेट आपको याद रखना है, हमारा जो क्लाइमेट है ये है उष्णकटिबंधीय मानसूनी, और उष्णकटिबंधीय मानसूनी को आप लोग जानते हैं ट्रॉपिकल मानसूनी के नाम से, है ना। उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या है, ट्रॉपिकल, और ये मानसूनी का मतलब क्या है आपके पास यहाँ पर, मानसून। ये ट्रॉपिकल का मतलब क्या है कि जो गर्मी का मौसम आता है, यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, और गर्मी पाए जाने के पीछे कारण क्या है, कर्क रेखा। और मानसूनी का मतलब क्या है, यहाँ पर जो मोस्टली आपके पास रेनफॉल होती है, जो आपके पास मोस्टली रेनफॉल होती है, ये रेनी सीजन में होती है। आपका जो मानसून काल है, उस मानसून काल में यहाँ पर बारिश होती है। तो क्लाइमेट याद रखना बच्चे, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। क्यों बता रहा हूँ, बताने के पीछे कारण क्या है, एग्जामिनर ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि एमपी का क्लाइमेट कैसा है। उसने ऑप्शन यहाँ पर दे दिए, एक में लिख दिया मानसूनी, दूसरे में लिख दिया उष्णकटिबंधीय, तीसरे में लिख दिया आपके पास क्या है यहाँ पर समजलवायु, और चौथे में लिख दिया इनमें से कोई नहीं। अब आपके मन में बड़ा सवाल है कि मानसूनी लगाएं या उष्णकटिबंधीय लगाएं। बच्चे आप दोनों में से कुछ भी लगा के आ जाइए, आपका आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका करेक्ट आंसर क्या है कि पहला व दूसरा दोनों सही होने चाहिए। या तो एक ही ऑप्शन में लिखा होता कि एमपी का क्लाइमेट कैसा है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। क्लियर है? तो जलवायु थोड़ा सा याद रखना, अगर जलवायु आपसे पूछी जाए ये आंसर आपको लगाकर आना है। अब जब भी आप लोग मध्य प्रदेश का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो तो इससे संबंधित थोड़ी सी बात है और याद करिए। कैसे? देखिए, अगर आपसे कोई कहता है हमारे पास लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा की सीटें हैं एमपी में ये 29 हैं। इनका भी कैसे क्लासिफिकेशन है, 6 सीटें यहाँ पर जाती हैं एसटी के लिए, 4 सीटें यहाँ पर जाती हैं किसके लिए, एससी के लिए। अगर आपसे कोई कहता है हमारी जो विधानसभा है मध्य प्रदेश की जो असेंबली है, इन असेंबली में सीट कितनी है, बच्चे ये 230 हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई कहता है हमारी जो राज्यसभा है,
इस राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? आपको याद रखनी है 11, क्योंकि पूछा जाता है। अब आपने अगर विधानसभा की सीटों के बारे में लिख दिया है तो पूछ सकता है एमपी का जो विधान मंडल है, ये विधान मंडल कैसा है? हमारा विधान मंडल है एकल। एकल का मतलब क्या है? हमारे विधानमंडल में सिर्फ एक सदन है और ये किस किस से मिलकर बनता है? आपके पास विधानसभा की हम लोग बात करते हैं, विधानसभा, और किससे मिलकर बनता है? राज्यपाल के साथ में। मतलब हमारे पास विधान परिषद नहीं है, मतलब हमारे पास विधान परिषद नहीं है। इस बात का आपको क्या रखना है? याद रखना है। एकल विधानमंडल है, ठीक है, राज्यपाल है और विधानसभा है। विधान परिषद यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। एमपी का जो विधान परिषद का स्टेटस है ये अभी आपके पास क्या है? पेंडिंग है। जब पॉलिटी पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा विधान परिषद क्या होती है, विधानसभा क्या होती है। देखिए लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 29। 6 एससी के लिए रिजर्व हैं, 4 एससी के लिए रिजर्व हैं। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 230 हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 11 हैं। आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा इन चीज़ों को याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ी सी और कहानी एमपी के बारे में। देखिए अब यहाँ पर जो भाषा है, इस भाषा को लेकर सवाल बन सकता है कि हमारी जो स्टेट लैंग्वेज है, ये स्टेट लैंग्वेज क्या है? बच्चे पहले नंबर पर आती है हिंदी। पहला आपके पास जो नंबर है ये आपको याद रखना है हिंदी के बारे में। दूसरी जो आपके पास मान्यता प्राप्त भाषा है ये कौन सी है? ये आपके पास है उर्दू। ये आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है कि हिंदी के साथ में दूसरे नंबर पर कौन सी भाषा आती है? ये आती है उर्दू। अगर भाषाओं की मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा बोली को और समझिए। जो बोली है मध्य प्रदेश में मोस्टली 4 या 5 बोलियाँ बोली जाती हैं। जैसे आपने निमाड़ी के बारे में सुना होगा, हमारी निमाड़ी एक बोली है। आपने बघेली बोली के बारे में सुना होगा, बघेली, बुंदेली, ठीक है, और मालवी। तो ये जो बोली हैं, इन बोलियों में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी आपके पास? बुंदेली है। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? ये बुंदेलखंडी बोली जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। और छोटी छोटी बातें जो आपसे पूछी जा सकती हैं। देखो स्टेट के कुछ सिंबल होते हैं, कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं। जैसे अगर आपसे कोई बात करता है हमारा फल क्या है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है? आम है। अगर आपसे कोई कहता है हमारा जो पशु है, राजकीय पशु, ये क्या है, तो आपको बताना है ये आपका बारहसिंगा है। बारहसिंगा को राजकीय पशु के नाम से हम लोग जानते हैं। और बारहसिंगा आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? मंडला। मंडला प्लस बालाघाट। और मंडला प्लस बालाघाट की हम लोग जब भी बात करते हैं हमारे मन में एक सवाल आता है किसका? जो कान्हा किसली है, इस कान्हा किसली में आपको बारहसिंगा देखने को मिलेगा। जब भी हम लोग फसल के बारे में बात करते हैं तो राजकीय फसल हमारे पास क्या है? ये है हमारी सोयाबीन। स्टेट क्रॉप आपसे पूछी जाए तो स्टेट क्रॉप आप लोग क्या बता देंगे? ये बता देंगे सोयाबीन के बारे में। और भी चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी जाती हैं कि हमारा जो राजकीय गान है, इस राजकीय गान क्या है? सुक्का दाता सबका साथी, मेरा मध्य प्रदेश है। महेश श्रीवास्तव की हम लोग बात करते हैं, महेश श्रीवास्तव जी के द्वारा क्या किया गया है? इसको लिखा गया है, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका एमपी है, इस एमपी का प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जा सकता है। प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आपने देखा होगा 24 स्तूप वाली आकृति, जिसमें गेहूं और जौ की बालियां आपको क्या रहेंगी? दिखाई यहाँ पर देती हैं। और क्या पूछा जा सकता है? देखो जर्नल इंट्रोडक्शन है, और जर्नल इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें आती हैं। सारी चीज़ों का मतलब क्या है कि पहला आपके पास यहाँ पर राज्यपाल कौन थे, पहले आपके पास यहाँ पर सीएम कौन थे, कितने ज़िले हैं, कितने ग्राम हैं, कितने आबाद ग्राम हैं, ये सारी की सारी चीज़ें थोड़ा सा कोशिश करना आप लोग क्या करके इनको याद करने की। अब देखो जर्नल इंट्रोडक्शन की जब भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इस जर्नल इंट्रोडक्शन में 2-3 चीज़ें आपको परेशान करती हैं। जैसे आपने मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ा होगा, और मध्य प्रदेश में जो गंगा है, इस गंगा को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। क्या कि हमारी गंगा क्या है? पहला नर्मदा। कुछ लोग नर्मदा को गंगा बोलते नहीं हैं, लेकिन बच्चे याद रखना मध्य प्रदेश की जो गंगा है ये नर्मदा है। किसके आधार पर? पवित्रता,
किसके आधार पर? आस्था। किसके आधार पर? जल उपलब्धता। ये इसके क्या है? पैरामीटर हैं। मतलब जल उपलब्ध कराने के आधार पर, पवित्रता के आधार पर, आस्था के आधार पर गंगा किसको बोला जाता है? नर्मदा को बोला जाता है। दूसरा, अगर आपसे कोई कहता है कि बेतवा भी तो हमारी गंगा है, बच्चे बेतवा की जब भी बात आती है, बेतवा माना जाता है प्रदूषण के आधार पर, कि जिस तरीके से गंगा आपकी प्रदूषित हुई है मानवों के द्वारा, उसी तरीके से हमने क्या किया है? बेतवा को यहाँ पर प्रदूषित कर दिया है। इसके आसपास जो औद्योगिकीकरण की हम लोग बात करते हैं, इस औद्योगिक कचरे ने इसको बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर दिया है। एक और आपसे पूछा जा सकता है, सर क्षिप्रा के साथ क्या कहानी है? बच्चे जो क्षिप्रा है, इस क्षिप्रा को हम बोलते हैं मालवा की गंगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मालवा की गंगा यहाँ पर कौन सी है? ये हमारी क्षिप्रा है। तो थोड़ी सी ये बातें आपको क्या रखना है? याद रखना है। इसके अलावा देखो, नेशनल हाईवे को लेकर आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि हमारा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है। तो सबसे बड़े नेशनल हाईवे की जब भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, NH के बारे में बात करेंगे। ये पहले NH3 के नाम से आपका जाना जाता था, आजकल आपके पास ये NH46 के तौर पर जाना जाता है। और ये आपके पास कौन है? AB रोड। ये हमारा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। आपसे कोई पूछ सकता है सबसे बड़ा जो स्टेट हाईवे है ये कौन सा है? तो ये आपका है S19, स्टेट हाईवे नंबर 19 सबसे बड़ा आपके पास क्या है? स्टेट हाईवे है। इस चीज़ को आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। देखो, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, और जनरल इंट्रोडक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। जितनी चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं याद करिए, और जितना पॉसिबल है हम लोग यहाँ से बोर्ड के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आज हमने पार्ट 2 को समझने की कोशिश की जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। अगला हमारा जो लेक्चर रहेगा, उस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को समझेंगे और किस तरीके से आपका मध्य प्रदेश बना, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो कोशिश कीजिए इनको शेयर करने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनका क्या ले पाएँ? प्रॉफिट ले पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे।